अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर रिजवान गौर। मैं बच्चों का मुआलिज हूँ। आज 5 मई यानी वर्ल्ड एज़मा डे के हिसाब से आपसे कुछ बातें शेयर करूँगा। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे माहौलियाती तब्दीली हो रही है, स्मॉग, पोल्यूशन और मुख्तलिफ और फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एज़मा यानी दमे के मरीज़ों में ना सिर्फ बच्चों में बल्कि बड़ों में भी इजाफा हो रहा है। तो आज हम बात करेंगे मुख्तसर सी के वर्ल्ड एज़मा डे के हिसाब से बच्चों के लिए क्या क्या एहतियाती तदाबीरें जो हमने करनी है और क्या इसका इलाज, इसका कंट्रोल मुमकिन है, मौसर तरीके से किस तरह हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बच्चों के जो फेफड़े यानी लंग्स होते हैं वो काफ़ी नाजुक होते हैं। उनकी सांस की नालियाँ काफ़ी बारीक होती हैं जो कि अभी डेवलपिंग फेज़ में होती हैं, जिसकी वजह से उनमें एलर्जीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। ख़ास तौर पे मौसमियाती तब्दीली से, वायरल इन्फेक्शन से, पोल्यूशन से उनके सांस के रास्ते बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। उनकी स्वेलिंग यानी इन्फ्लेमेशन से जो मसला होता है उसको हम एज़मा यानी दमा कहते हैं, जिसकी वजह से उनको खांसी, सांस लेने में दुश्वारी, सुबह की खांसी, रात को सोते हुए खांसी इतनी ज़्यादा हो सकती है कि वो कई महीनों पे मुईद हो सकती है। और जब तक उसका प्रॉपर तरीके से इलाज ना किया जाए वो कंट्रोल में सोजिश नहीं आती। और इस मसले की वजह से ना सिर्फ क्वालिटी ऑफ लाइफ इफ़ेक्ट होती है उनकी, बच्चों की, बड़ों की, बल्कि उनकी ग्रोथ, उनकी जिस्मानी नशोनुमा भी मुतासर होती है। और जब तक उसका प्रॉपर तरीके से इलाज ना किया जाए वो कंट्रोल में सोजिश नहीं आती। और इस मसले की वजह से ना सिर्फ क्वालिटी ऑफ लाइफ इफ़ेक्ट होती है उनकी, बच्चों की, बड़ों की, बल्कि उनकी ग्रोथ, उनकी जिस्मानी नशोनुमा भी मुतासर होती है। जो अमूमन वायरल इन्फेक्शंस हैं उनमें जो खांसी होती है वो कुछ दिनों के लिए होती है। अमूमन 5 से 7 दिन में वायरल इन्फेक्शन वाली खांसी या चेस्ट टाइटनेस ठीक हो जाती है, जिसको हम वायरल वीजिंग कहते हैं। लेकिन जो एज़मा यानी दमे के मरीज़ होते हैं उनमें ये कई-कई हफ्तों, कई-कई महीनों तक चल सकती है। और कुछ बच्चों में तो उनकी हिस्ट्री कई सालों से चल रही होती है। खांसी वाली चेस्ट टाइटनेस, वीजिंग यानी सीटियों की आवाज़ आना कई सालों से चल रही होती है और उसका मौसर तरीके से इलाज नहीं होता। वक्ती तौर पे उनको अद्वियात या टीके लगाए जाते हैं मुख्तलिफ डॉक्टर्स की जानिब से। वक्ती तौर पे वो थोड़े बेहतर हो जाते हैं और उसके बाद दोबारा इलामात आना शुरू हो जाती हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सांस के रास्तों की जो अंदरूनी सोजिश है वो कंट्रोल में नहीं होती। जब तक वो सोजिश कंट्रोल में नहीं होगी, उनका मुकम्मल तरीके से इलाज नहीं होगा, उनकी इलामत वक्ती तौर पे तो बेहतर हो जाएंगी लेकिन मुस्तकिल तौर पे उसको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। इसीलिए बच्चे वक्ती तौर पे ठीक होते हैं और उसके बाद दोबारा उनको इलामत आना शुरू हो जाती हैं। जो सबसे बड़ी चीज़ देखी गई है इसके इलाज में, जो कि ठीक तरीके से अक्सर नहीं होता, कि बच्चों को बार बार एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। इस एज़मा को, इस दमे को एज़ इन्फेक्शन ट्रीट किया जाता है, जबकि ये इन्फेक्शन नहीं है, सांस के रास्तों की एलर्जी है। एलर्जी का इलाज बिल्कुल मुख्तलिफ है, इन्फेक्शन का इलाज मुख्तलिफ है। तो बार बार एंटीबायोटिक्स देने से ना सिर्फ उनकी मुदाफ़ियत बल्कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है और एंटीबायोटिक देना इस बीमारी का इलाज हरगिज़ नहीं है। जो चीज़ें एज़मा के इलाज में रुकावट पैदा करती हैं या इसको बार बार ट्रिगर करती हैं, ज़्यादा ज़्यादा फ्लेयर करती हैं, उसमें सबसे जो कॉमन फैक्टर है मौसम की तब्दीली है। जब मौसम गर्मी से सर्दी या सर्दी से गर्मी स्विच ओवर हो जाता है तब इसके मरीज़ों में इजाफ़ा हो जाता है, इलामात में इजाफ़ा हो जाता है। अब आजकल जैसे बाहर का मौसम है, गंदम की कटाई का मौसम है, तो ये जो पोलन्स हैं गंदम की कटाई की वजह से ये सारी चीज़ें सांस की एलर्जी में इजाफा करती हैं। उसके अलावा धूल है, मिट्टी है, कारपेट्स हैं। कुछ लोगों ने घर पे तोते, कबूतर, परिंदे रखे होते हैं, उनसे ज़्यादा एलर्जी होती है। जिस घर में स्मोकिंग की जाती है, एक्टिव या पैसिव बच्चे को जाती है, उससे भी बढ़ती है। उसके अलावा ये देखा गया है कि अक्सर घरों की दीवारों में नमी होती है जिसको मोल्ड कहते हैं, जिसको फंगस कहते हैं। ये फंगस भी शदीद एलर्जी कर सकती है। तो ये मेन ट्रिगर्स हैं और जैसे-जैसे माहौलियाती तब्दीलियाँ उनमें इजाफा हो रहा है, तो सर्दी के मौसम में आने से पहले जो स्मॉग वाला मौसम होता है, स्मॉग में इसके मरीज़ों में बेतहाशा इजाफा हो जाता है। तो ये तमाम ट्रिगर्स हैं। अपने आस-पास ट्रिगर्स को ज़रूर देखें, आइडेंटिफ़ाई करें और उसको एड्रेस करें ताकि मरीज़ों की बीमारी की शिद्दत में इजाफा ना हो। अब आते हैं कि दमे का यानी एज़मा का मौसर इलाज क्या है। याद रखें ये बीमारी कंट्रोल की जा सकती है। जिन बच्चों में इसकी अलामात ज़्यादा अरसे से चल रही होती हैं, इसमें उसका इलाज कुछ माह लाज़मी चलता है। इसके इलाज में जो एक्यूट फ़ेज़ है जिसमें मरीज़ को ज़्यादा अलामात आ रही होती हैं, हमें कुछ दिनों के लिए बच्चों को नेबुलाइज़ यानी भाप दिलवानी पड़ती है थ्रू स्पेशल नेबुलाइज़र्स, स्पेशल मेडिसिन्स उसमें यूज़ होती हैं। अगर वो प्रॉपर डोज़ में और प्रॉपर तरीके से दी जाएँ तो उनका कोई ऐसा नुकसान नहीं होता कि आप परेशान हों। और लॉन्ग टर्म कंट्रोल में बच्चों में पफ्स यूज़ किए जाते हैं जो कि स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। पूरी दुनिया में ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है।
इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बच्चे को उसके मर्ज़ के हिसाब से प्रॉपर डोज में दी जाते हैं, जिससे उसके सांस के रास्तों की एलर्जी, सोजिश बेहतर हो जाती है। और देखा ये गया कि खाने वाली दवाइयों के ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो इनहेल्ड फॉर्म में जो सीधी लंग्स में दवाई जाती है उसके साइड इफ़ेक्ट्स रिलेटिवली उससे बहुत कम है। नेबुलाइजेशन या बच्चों को पफ देना ये सेफ़ है। सोसाइटी में एक जनरल मिथ है कि जिस बच्चे को आप नेबुलाइजेशन या पफ पे लगा दें वो सारी उम्र उसी पे रहता है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। जैसी बीमारी का कंट्रोल बेहतर होता है, हमारी कोशिश होती है हम इन दवाइयों को टेपर ऑफ कर दें अनटिल के दमा बहुत शदीद ना हो, तो हमें बाज़ औक़ात 6 महीने, साल या उससे ज़्यादा भी देना पड़ सकता है। लेकिन ये उसकी बीमारी की वजह से है, ना कि इन पफ्स की वजह से या नेबुलाइजेशन की वजह से है। तो अगर आपका डॉक्टर आपको तजवीज़ करता है कि बच्चे को पफ शुरू करवाएँ तो लाज़मी शुरू करवाएँ, लेकिन अपने बच्चे का प्रॉपर फ़ॉलो-अप ज़रूर रखिए। तो आज के दिन का टेक होम मैसेज ये है कि अज़मा के जो बच्चे हैं उनका इलाज लाज़मी करवाएँ, लोगों की बातों में हरगिज़ ना आएँ। अपने बच्चे को रिकरेंट इन्फेक्शन से बचाएं, वायरल इन्फेक्शन से बचाएं। हर साल बच्चे को सितंबर अक्टूबर में फ्लू वैक्सीन लगवाएं, और अगर आपके बच्चे को वाकई पफ्स की ज़रूरत है तो पफ्स लाजमी दें और अपने बच्चे का फॉलो अप रखें। आपके बच्चे का मौसर तरीके से इलाज होना चाहिए, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होनी चाहिए, ना कि आप बार बार डॉक्टर्स के पास जाते रहें और मुख्तलिफ तरह के तजर्बात आपके बच्चे पे होते रहें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।